हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आपको समझाऊंगी और उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कैसे करना है आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और एंड में इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन होंगी या जो रीडिंग होंगी, कैलकुलेशन होंगी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको इग्नोर कर दीजिए, ये केवल बुक में लिखा हुआ है। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है असल में वो एक टाइट्रेशन है, किसके बीच में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में, जिसे हम FAS भी कहते हैं। तो FAS और पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये टाइट्रेशन है जिसमें हमने एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है K3FeCN का होल 6। असल में इसका नाम होता है पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि टू प्रिपेयर N/30 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FAS अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, एंड फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सप्लाइड FAS इन ग्राम्स पर लीटर बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एज एन इंटरमीडिएट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम फेरीसाइनाइड सॉल्यूशन एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, तो मैं आपको FAS का सॉल्यूशन कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो बताऊंगी लेबोरेटरी में, और उसके बाद उसकी टाइट्रेशन कैसे करनी है इस एक्सटर्नल इंडिकेटर की मदद से वो भी हम देखेंगे। बस मेरा मेन एम ये था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं वाइवा के पर्पज़ से भी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार उस टाइट्रेशन में चल क्या रहा है, कौन सी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट एक जो हमारा FAS है उसमें जो एक्टिव आयंस होते हैं वो कौन से होते हैं? फेरस सल्फेट के आयंस होते हैं, फेरस आयंस और सल्फेट आयंस होते हैं। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमारी K2Cr2O7 और H2SO4 के बीच रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से है। K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, K2SO4 Cr2SO4 होल 3, 4H2O प्लस 3O। ये हमारा बन गया पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा बन गया क्रोमियम सल्फेट। ओके, आपको नाम भी पता होना चाहिए हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। उसके बाद जो हमारा फेरस सल्फेट है FeSO4 है, उसकी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से कराती हूँ तो कुछ इस तरीके से फेरिक सल्फेट बनता है, और देन ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। आयनिक फॉर्म में मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकती हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H आयन, 6 Fe आयन। Fe आयन ये कौन से हैं? फेरस आयन है। ठीक है, अगर 3+ होता तो फेरिक आयन होता, 2+ है तो ये फेरस आयन है। अब देखो यहाँ पर 3+ है तो ये क्या है? फेरिक आयन है। तो मेन चीज हो क्या रही है? फेरस आयन से फेरिक आयन में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम फेरीसाइनाइड गिव्स अ ब्लू कलर्ड PPT। यही तो हमारा टाइट्रेशन है, यही तो हमारी पहचान होगी। हम यही टाइट्रेशन में करके देखेंगे कि जो हमारा पोटेशियम फेरीसाइनाइड है वो बार बार हमें ब्लू कलर देगा, और हम तब तक टाइट्रेशन करेंगे जब तक ग्रीन कलर वैसा का वैसा नहीं रहता। विथ फेरस आयंस ओनली एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ फेरिक सॉल्ट। ठीक है, तो आप यहीं पर समझ लो कि जब आगे लेबोरेटरी वाली वीडियो मैंने ऐड की हुई है तो उसमें जो मेरा ब्लू कलर बार बार आ रहा होगा वो किसकी वजह से होगा? फेरस आयंस की वजह से होगा। और जैसे ही मेरा ब्लू कलर आना बंद हो जाएगा, तो वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारा का सारा फेरस आयन किस में कन्वर्ट हो गया होगा? फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखते हैं हम अपना टाइट्रेशन लेबोरेटरी में। तो FAS का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें FAS को पहले वे आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम 1.306 अप्रॉक्स FAS का जो सॉलिड है उसको वे आउट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। जूम खुद कर लेना। तो ये हमारा 1.30 ग्राम्स FAS का पाउडर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाएंगे। उससे पहले एक और काम हमें करना है कि हमें इस टाइट्रेशन में जो हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर है, जैसे हम पोटेशियम फेरीसाइनाइड कहते हैं, ये हमें एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह इसमें यूज करना है। तो इसका भी हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी टाइट्रेशन में 0.1% हमें सॉल्यूशन बनाना है इस इंडिकेटर का। तो हम 1 ग्राम इसको
पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर बन जाता है। तो हम इसको 1 ग्राम वे आउट करेंगे। हमने 1 ग्राम ले लिया है अपना एक्सटर्नल इंडिकेटर पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसका भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे और साथ में FAS का भी हम सेपरेट सॉल्यूशन बनाएंगे। अब जो हमने FAS का सॉलिड लिया है 1.306 ग्राम्स, अब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अच्छा देखो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे कि स्टैंडर्ड फ्लास्क कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सा है? तो उसकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसमें एक मार्क दिया होता है, यहाँ पर राउंड मार्क दिया होता है, उससे हमें पता चलता है कि इतनी क्वांटिटी तक हमें पानी इसमें भरना है या सॉल्यूशन इसमें भरना है, तो वो क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। तो ये मेरे पास 100 ml वाला है, तो मैं जब यहाँ तक इस मार्क तक पानी भर दूंगी या सॉल्यूशन भर दूंगी तो मेरा 100 ml सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस फनल की मदद से ये सारा सॉल्यूशन इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालूंगी। अब देखो, इस वॉच ग्लास पर क्या हुआ, वॉच ग्लास पर हमारे क्रिस्टल्स चिपके हुए रह गए, तो उसको हम वॉश बोतल की मदद से सब कुछ पूरा का पूरा अपने फ्लास्क में डाल देंगे। उसके बाद इस फनल को भी आपको थोड़ा सा पानी से धोना है। क्यों? क्योंकि फनल पर भी हमारे जो क्रिस्टल्स हैं चिपके हुए रह जाएंगे। साथ में आपको क्या करना है, इस हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करना है 10 ml डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, 10 ml डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसे पानी से भरना है इस वाले माप को। ठीक है, उससे पहले मैं इसे डिसॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको पानी से फिल आउट कर दूंगी। आप बेस को बीकर की हेल्प से भर सकते हो, लेकिन जब आप नेक पर आओ तो कोशिश करना कि ध्यान से उस मार्क तक पहुंचो, धीरे धीरे पानी को डालना। क्यों? क्योंकि आपके अगर मार्क से ऊपर पानी निकल जाएगा तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी। अब देखो, ये मेरा मार्क तक पूरा हो चुका है। इसके बाद सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको ये करना है कि इसका जो कॉर्क है, इसकी कॉर्क को लगाकर आपको क्या करना है, शेक आउट करना है। शेक आउट इसलिए करेंगे कि इसकी नेक पर जितने भी पार्टिकल्स चिपके हुए रह गए हो वो क्या हो, वो इसमें भी डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉर्क लगाकर इसको शेक आउट करेंगे और ये बन गया हमारा FAS का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब एक काम जो हमें इंडिकेटर के लिए करना होगा वो होगा कि ये जो हमारे पास इंडिकेटर का पाउडर था, इसका हमें सॉल्यूशन बनाना होगा 100 ml वाटर में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर रखा है। तो ये रहा हमारा जो सॉल्यूशन है एक्सटर्नल इंडिकेटर पोटेशियम फेरिसाइनाइड का। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये होता रेड कलर का है, लेकिन इंडिकेटर का कलर बनता है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया था इसका हमें 25 ml सैंपल, इसका हमें 25 ml 25 ml सैंपल लेना है एक अलग कोनिकल फ्लास्क में। ये मेरे पास कोनिकल फ्लास्क है, इसमें मुझे 25 ml ये FAS सॉल्यूशन लेना है। ये हो गया मेरे पास 25 ml सॉल्यूशन। अब इस 25 ml सॉल्यूशन में मुझे फिर से 10 ml H2SO4 ऐड करना होगा। अब ये हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, जिसे हमें टाइट्रेट करना है K2Cr2O7 के साथ। ठीक है, अब इसमें हम इंडिकेटर का यूज एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं कि हम इस सैंपल में इंडिकेटर डालते नहीं हैं, हमें बाहर फॉर्म में, एक्सटर्नल फॉर्म में इंडिकेटर को दिखाना होता है, कलर चेक करना होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। अब आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस ब्यूरेट में फिल आउट करना है। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, 0 मार्क तक आपको इसको फिल करना होगा।
पॉइंट पर, बीच में कुछ कुछ पॉइंट पर आपको चेक करना होगा कि हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर का कलर चेंज हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक ग्लास रॉड की मदद से, ये मेरे पास ग्लास रॉड है, पानी से धुली हुई है, ये मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ था। इस ग्लास रॉड की मदद से, इस बीकर से, मिक्सचर से मैंने ले लिया कुछ सॉल्यूशन की ड्रॉप्स। उसके बाद मैं इस एक्सटर्नल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स इस पर डालूंगी। तो इस पर कैसा कलर आएगा, डार्क ब्लू कलर आएगा। आप देख पा रहे हो व्हाइट टाइल पर कैसा कलर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर आ रहा है। तो हमें ये टाइट्रेशन तब तक करनी होगी जब तक इस ग्लास रॉड पर जो कलर है वो यही ग्रीन वाला नहीं आ जाता। अच्छा, हर बार चेक करने के बाद आपको ग्लास रॉड पानी से धोनी कंपलसरी है। उसके बाद मैंने फिर टाइट्रेशन शुरू किया। नाउ अप्रॉक्स 7 पर मैंने इसको स्टॉप किया फिर से चेक करने के लिए। मैंने फिर ग्लास रॉड लिया, उसके बाद ये सॉल्यूशन लिया। ग्लास रॉड पर कुछ ड्रॉप्स सॉल्यूशन की आ गई और कुछ ड्रॉप्स मैंने डाली इस पे एक्सटर्नल इंडिकेटर की। तो ये देखते हैं कैसा कलर आता है। अभी भी ब्लू कलर आ रहा है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर आ रहा है। जब तक यही कलर नहीं रहेगा इंडिकेटर का, हमें ये टाइट्रेशन करनी होगी। मैंने इसको फिर वॉश आउट कर दिया और वापस से मैं अपनी टाइट्रेशन शुरू करती हूँ। अब अप्रॉक्स 10 पर मैं इसको स्टॉप करती हूँ। फिर वही प्रोसीजर वही है, कोई बात नहीं, पीछे से हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको फिर ग्लास रॉड में लिया, मैंने फिर कुछ ड्रॉप्स डाले और ये अभी भी ब्लू ही है, तो हमें अभी और टाइट्रेशन करने की जरूरत है। नाउ मैंने इसे 12.8 के लगभग किया है स्टॉप। अब चेक करते हैं। मैंने फिर ग्लास रॉड लिया, उसके बाद इस पर कुछ सॉल्यूशन लिया, देन इस पर कुछ ड्रॉप्स डाली एक्सटर्नल इंडिकेटर की। तो अब क्या हुआ, ये कलर पहले से क्या हुआ, हल्का हो गया। मतलब टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट होने वाली है। हम थोड़ा सा और टाइट्रेट करेंगे, थोड़ा सा और K2Cr2O7 डालेंगे तो हमें हमारी परफेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। मैंने इसे वॉश आउट किया एंड लास्ट टाइट्रेशन करते हुए ये मैंने इसको 14 पर स्टॉप किया। एग्जैक्ट रीडिंग मैं अभी आपको बता दूंगी और उसके बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन वाली टेबल होगी वो भी मैं कॉपी वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको बता दूंगी। इसके बाद मैंने फिर ग्लास रॉड लिया, फिर डिप करा और फिर चेक किया कि अब जो कलर आ रहा है वो ग्रीन का ग्रीन ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है ब्लू में। तो यही हमारी रीडिंग कौन सी होगी, यही रीडिंग हमारी फाइनल रीडिंग होगी जो हमें नोट डाउन करनी है। देखो ग्लास रॉड पर कैसा रंग रहा, केवल हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर जैसा रंग रहा, नीला नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल रीडिंग हो गई। रीडिंग हमारी आई अप्रॉक्स, अच्छा एग्जैक्ट 14 है हमारी रीडिंग। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई। इनिशियल रीडिंग 0 थी और कहाँ पर स्टॉप हुई, 14 पर हमारी स्टॉप हुई। ठीक है, तो इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है वो हम कॉपी पर, और जो कैलकुलेशन है वो हम कॉपी पर देखते हैं। अब देखो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या करना होगा, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जब आप नोट डाउन करोगे तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा हमारी रीडिंग क्या आई थी नोन के लिए, वो अभी मैं बताऊंगी आपको, सारा पूरा टेबल भर के बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में आपको हेडिंग लिखना है टाइट्रेशन ऑफ नोन फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन विद K2Cr2O7 सॉल्यूशन। नोन का मतलब है कि हमने जैसे मैंने जो प्रैक्टिकल किया वो नोन के लिए ही किया था, जो आपको वीडियो में शो किया है। ठीक है, तो उसमें हमें पता था कि FAS का हमने कितना क्वांटिटी लिया है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या नॉर्मेलिटी मोलिटी, वो सब मतलब हमें सारी जानकारी है FAS के बारे में, इसलिए वो क्या कहलाएगी, नोन टाइट्रेशन कहलाएगी। तो अब मैंने जो सैंपल लिया है वो 25 ml लिया था। रीडिंग मैंने 0 से शुरू करी थी और फिर मेरी आई थी 14 के अप्रॉक्स। देन 14
माइनस 0 इक्वल्स हो गया 14। इसी तरीके से जब मैंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो 14 से मैंने शुरू किया और हमारी जो रीडिंग आई वो आई 28.1 के अप्रॉक्स। देन उसके बाद इसमें से करेंगे 28.1 माइनस 14 इक्वल्स 14.1। देन मेरी थर्ड रीडिंग जो आई वो 28.1 से मैंने शुरू किया था और वो बहुत, फिर मैं वही सेम करूंगी, 42.1 में से 28.1 में माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा मेरा 14। तो अब देखो ये मेरे पास तीन वैल्यूज आई हैं, 14, 14.1 और 14। तो मेरी जो इसकी मीन वैल्यू होगी वो मैं कॉन्कर्डेंट वैल्यू में V1 में लगा दूंगी, तो यहाँ पर मेरी आ गई 14। इसी तरीके से मुझे टाइट्रेशन करना होगा अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का K2Cr2O7 के साथ। तो अननोन में आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो अमाउंट लिया है, अंदाजे से जो भी अमाउंट लिया है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आपकी रीडिंग जो हो सकती हैं वो ज़्यादा भी आ सकती हैं और कम भी आ सकती हैं, ठीक है। किसी भी टाइट्रेशन में जो रीडिंग होती है सबकी सेम नहीं आती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रिपरेशन आपने कैसे किया है इस बात पर रीडिंग बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब मैंने 25-25 ml सैंपल लिया है, 3 रीडिंग्स ली हैं। तो मैंने अननोन का जब टाइट्रेशन किया था तो 0 से शुरू करके मेरी पहली रीडिंग आई थी 12.9 के पास। तो जो वॉल्यूम आई वो 12.9 माइनस 0 इक्वल्स 12.9 आई। सिमिलरली सेकंड रीडिंग मेरी 12.9 से 26 तक आई, तो मैंने उसका माइनस सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद थर्ड रीडिंग मेरी 26 से लेके 38.9 तक आई, तो ये भी मेरा 12.9 आया। अच्छा, अगर आपकी सेम रीडिंग्स होती हैं तब तो हम वही लिख देते हैं, वरना हम मीन निकाल कर लिख देते हैं। तो हमारी जो V2 की वैल्यू आई वो आई 12.9। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ इस टाइप से होगी। कैलकुलेशन में हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी ग्राम्स पर लीटर में। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 10 इंटू W इंटू यूज्ड वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 फॉर अननोन। जो हमारी अननोन की रीडिंग आई थी, जिसका मतलब है जो हमने वैल्यू लिखी थी V2, ठीक है, और जो नोन के लिए लिखी थी वो लिखी थी हमने V1, ठीक है। तो 10 इंटू W इंटू V2 अपॉन V1, तो ये हो गया हमारा। तो इक्वल्स टू 10 इंटू W में हमने जो वेट यूज़ किया था, मतलब जितना हमने वेट लिया था FAS का, वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.306 इंटू जो हमारे पास V2 है वो निकल कर आया था हमारा 12.9 और डिवाइडेड बाई जो हमारा V1 था वो निकल कर आया था 14। तो जब कैलकुलेट कर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी ग्राम पर लीटर में हमारी स्ट्रेंथ की वैल्यू। तो वही मैं कहाँ लिख दूंगी, मैं रिजल्ट में भी यही वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।